नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद भवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को राजस्थान के राजनीतिक हलकों में ही काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इधर सीएम ने बुधवार को ही कैबिनेट बैठक भी बुला ली है। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान ही दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई, ऐसी जानकारी सामने आई। दरअसल 10 दिसंबर को ही जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया। राजस्थान सरकार ने ही पिछले साल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के मौके पर ही हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी के मद्देनजर इस साल पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में ही बसे प्रवासी राजस्थानियों को एक साथ लाना और उनके योगदान को सम्मानित करना है। बताते चले कि पिछले साल राइजिंग राजस्थान समिट का ही उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। गुजरात के वडोदरा में सरदार सभा को ही संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को ही आजाद कराने में भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है उसे भविष्य का भारत भी कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत है। राजनाथ ने ही सरदार पटेल को नमन किया। भारत को आजाद कराने में, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है, मैं कहना चाहता हूं आज ही नहीं बल्कि भविष्य का भारत भी मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं भूल पाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब जानते हैं आजाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लोग ये कहते थे नेता वह है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, लेकिन बहनों भाइयों हम लोगों ने यह करके दिखा दिया और यह प्रेरणा हम लोगों ने ली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जिंदगी में जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी हद तक जाना पड़े उसे पूरा किया जाना चाहिए। कहने और करने में, कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। और मेरे बहना भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन पूरी शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक था। एक भी आरोप उनके जीवन में कभी नहीं लगा था। वे भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही सख्त थे और उन्होंने साफ कहा था किसी भी मंत्री के खिलाफ यदि कोई शिकायत आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे किसी कितने भी बड़े पद पर कोई क्यों न बैठा हो, और यदि आरोप सही पाया जाता है तो मंत्री को अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने अपने साथियों को भी इसी कसौटी पर कसने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का आदर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको याद होगा हमारे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर कुछ लोगों ने बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा कर दिया था। आरोप लगते ही मैं कहता रहा, लोग कहते रहे आडवाणी चिंता मत करिए, आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं। आडवाणी जी ने कहा था आरोप तो आरोप ही होता है, मैं अपनी संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और तब तक भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। बहनों भाइयों, यह भी सपना यदि किसी का था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मेरे बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन्हीं उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने भी संविधान के 130वें संविधान बिल को संसद में पारित कराने का मन बना लिया है। ध्यान से सुनिएगा, हमने संविधान के 130वें 130th संशोधन बिल को संसद में पारित करने का हम लोगों ने मन बना लिया है, जिसके तहत सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उससे नैतिकता के आचरण की अपेक्षा की जाती है।
यानी अपने पद पर बैठे किसी व्यक्ति को, पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, 30 दिन से अधिक उसे जेल में रहना पड़े तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसा कानून भी हम लोग भारत की संसद में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के सोमवार को ही शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में हुए कुत्ते को लेकर आने पर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद की इस हरकत की कड़ी आलोचना की। रेणुका चौधरी ने कहा कि क्या कोई कानून है, मैं रास्ते में थी और एक स्कूटर एक कार से टकरा गया और एक छोटा सा ही सड़क पर घूम रहा था और मुझे लगा कि मुझे टक्कर लग जाएगी और इसलिए मैंने उसे उठाया और कार में बिठाया। सांसद आई और वापस भेज दिया, कार चली गई और कुत्ता भी चला गया। लेकिन कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने संभावित सुरक्षा उल्लंघन की चिंताओं पर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चर्चा का क्या मतलब है और असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, वे सरकार चलाते हैं, हम एक मूक जानवर की देखभाल करते हैं और ये एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया है। चौधरी ने कहा कि क्या सरकार के पास कोई काम नहीं है, मैंने कुत्ते को घर भेज दिया है और कहा है कि इसे घर पर ही रखें। हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो संसद में बैठकर हमें रोज काटते हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कल संसद में कुत्ते लाने पर हुए विवाद के बाद से ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है और बेचारे कुत्ते ने क्या किया है। क्या कुत्तों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है? शायद पालतू जानवरों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। बेचारे कुत्ते ने यहाँ आया था क्या? यही अलाउ नहीं है क्या? क्यों नहीं अलाउ? वो इंसान अलाउ ना, तो भी अलाउ नहीं है। पेट अलाउ नहीं है, पेट अंदर अलाउ नहीं है। अंदर अलाउ नहीं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विंटर सेशन के ही दूसरे दिन में संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान ही कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेता प्रदर्शन में मौजूद दिखाई दिए। एकता मार्च में भाग लेने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में यूनिटी मार्च निकाले जा रहे हैं, रन फॉर यूनिटी और अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता थे और उनसे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को ही साकार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है। तो हमेशा से अच्छा है, आज गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में दुनिया में हो रही है। लेकिन ये जो सरदार पटेल साहब का योगदान था पूरे देश की रियासतों को एक करने में, भारत की एकता अखंडता को, उसको देश के इतिहास में उस प्रकार से दर्शाया नहीं गया जिस प्रकार से जिन लोगों ने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया उनको दर्शाना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जहां यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, रन फॉर यूनिटी किया जा रहा है, तमाम प्रकार के आयोजन किया जा रहा है, सरदार साहब को सही सम्मान दिया जा रहा है। और सच में ये कहा जाए कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल साहब थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उसी प्रेरणा से आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया जा रहा है। आज कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर कि भारत मजबूत रहे, देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक समान कानून हो, हमने समान नागरिक संहिता का कानून प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में वहां लागू कर दिया है। दिल्ली की हवा पर एक बार फिर से बहर छिड़ गई है और इस बार वजह है गूगल फॉर स्टार्टअप्स की इंडिया हेड
रागिनी दास का एक टिप्पणी। उन्होंने ही लिंक्डइन पर ही मानसिक थकान और ब्रेन फॉग पर चर्चा के दौरान ही लिखा है, गेट आउट ऑफ दिल्ली। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों ने लाखों दिल्ली वासियों को चिंता में डाल दिया है। क्या राजधानी की हवा अब रहने लायक भी नहीं बची है? आखिर दिल्ली की हवा कितनी खतरनाक है? क्या प्रदूषण सच में दिमाग को प्रभावित कर रहा है? और क्या भारत का स्टार्टअप हब धीरे धीरे दम तोड़ रहा है? देखिए खास रिपोर्ट में। दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं रहा। WHO के स्टैंडर्ड से कई गुना ऊपर AQI, स्कूल बंद, दफ्तरों में मास्क की अनिवार्यता और अब मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ता खतरा। विशेषज्ञ बताते हैं कि PM 2.5 और PM 10 कण दिमाग तक पहुंचकर ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी लाना और लगातार थकान पैदा कर सकते हैं। यानी खतरा अब शरीर से कहीं आगे बढ़ चुका है। दिल्ली के युवा प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि वे काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। ठीक उसी मुद्दे की तरफ रागिनी दास ने भी इशारा किया और गेट आउट ऑफ दिल्ली विवाद बना दिया। स्टार्टअप्स के लिए ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि सर्वाइकल का सवाल बनता जा रहा है। सड़कों पर धुंध, गाड़ियों की लंबी कतार और हवा में जो है, ये दिल्ली की रोजमर्रा की तस्वीर है। ऐसे में विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं, क्या दिल्ली में रहना ही एक स्वास्थ्य जोखिम बन चुका है? दिल्ली की समस्या अब हर वर्ग को प्रभावित कर रही है, बच्चे, बुजुर्ग, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स। दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों प्रदूषण कम करने के उपाय पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन बीच हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली और जिसके चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। वायु प्रदूषण का संकट एक बार फिर से गहरा हो गया है। एक दिन की राहत के बाद फिर से हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज हुई है, जिसमें नागरिकों को धुंध, हल्की कोहरे और स्मोक की चादर का सामना करना पड़ रहा है। कम दृश्यता के चलते लोगों ने मास्क लगाना अपनी सुरक्षा का प्रयास किया और वहीं सांस के मरीजों को अतिरिक्त परेशानी का भी सामना करना पड़ा। NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक में चिंताजनक वृद्धि। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार आपको बता दें कि वाहन प्रदूषण का ही योगदान 19.88% रहा। कूड़ा जलाने से 1.8%, निर्माण गतिविधियों से 2.81% और इसके साथ ही पेरिफेरल उद्योगों से ही 7.8% प्रदूषण का योगदान रहा। स्मार्ट वॉच डेटा से लेकर हेल्थ स्टडीज तक दिल्ली में रहने वाले लोगों की नींद, हार्ट रेट और मानसिक स्वास्थ्य संकेतक लगातार गिर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रागिनी दास की टिप्पणी भले ही विवादित लगी हो, लेकिन इससे एक कड़वी सच्चाई जरूर सामने आई है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक संकट बन चुकी है। दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, भारत की उम्मीद भी है और इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए जरूरी है शहर की हवा सांस लेने लायक रहे। क्या दिल्ली फिर से स्वस्थ हो पाएगी या गेट आउट ऑफ दिल्ली जैसी बातें ही नई हकीकत बन जाएगी? तो आखिर सवाल ये है कि क्या दिल्ली को छोड़कर भाग जाना समाधान है या फिर दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के लिए मिलकर खड़े होना ही असली जवाब है? क्योंकि ये शहर सिर्फ इमारतें नहीं, सपने, अवसर और उम्मीदों का घर है। और अगर हवा ही दुश्मन बन जाए तो सोचिए हम किस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत का भूकंप खतरा और उससे जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। 28 नवंबर 2025 को BIS ने देश का नया भूकंप जोन मैप जारी कर दिया है और ये मैप पिछले 100 सालों की सबसे भारी भूगर्भीय बदलाव को दिखाता है और सबसे बड़ा बदलाव है पूरा हिमालय ही पहली बार सबसे खतरनाक जोन VI में, यानी कि देश का सबसे भूकंप संवेदनशील इलाका घोषित। अब भारत का 61% हिस्सा मध्यम से उच्च खतरे वाले जोन में आ चुका है। आखिर ये नया मैप क्यों आया, ये कैसे बनाया गया और कौन से शहर सबसे ज्यादा खतरे में है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट। 1935 से 2025 तक का सफर मैप कैसे बना? भारत के भूकंप जोन की शुरुआत 1935 में हुई। पहला मैप 1934 में विनाशकारी भूकंप के बाद बना। सिर्फ 3 जोन थे, गंभीर, हल्का और मामूली। लेकिन अगले 90 सालों में देश बदलता गया, भूकंपों का पैटर्न बदलता गया, शहर फैलते गए और पुराना मॉडल कमजोर पड़ गया। 1962 में 6 जोन, 1966 में 7,
1970 में 5 जोन 1 से 5 ये सभी पुराने भूकंपों के केंद्र मिट्टी और नुकसान की रिपोर्टों पर बने थे। लेकिन अब 2025 का नया मॉडल पूरी तरह वैज्ञानिक है, PSHA पर आधारित है। नया वैज्ञानिक मॉडल PSHA क्या है? PSHA यानी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टमिक हैजार्ड असेसमेंट। आसान भाषा में कंप्यूटर मॉडल अनुमान लगाते हैं कि 50 साल में 2.5% संभावना से होने वाला सबसे बड़ा भूकंप कितना बड़ा होगा। मॉडल में शामिल भूकंपों की अधिकतम तीव्रता, चट्टानों की मिट्टी से वैज्ञानिक गुण, सक्रिय फ्लॉन्ट लाइन्स जैसे MFT, MBT, पुराने भूकंपों का डेटा, टेक्टोनिक प्लेट्स की रफ्तार। भारत हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रहा है। जमीन हिलने की तीव्रता PGA। पुराने मैप शहरों के हिसाब से जोन बदलते थे, नया मैप असली फ्लॉन्ट का ताकत बताता है। यही वजह है कि इस मैप को कहा जा रहा है भारत का सबसे सटीक भूकंप खतरा मॉडल। सबसे खतरनाक जोन 4, पहली बार पूरा हिमालय शामिल। अब बात सबसे बड़े बदलाव की। जोन 4 भारत का सबसे खतरनाक भूकंप जोन एक पहली बार जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल के फ्रंट और सिक्किम, अरुणाचल तक पूरा हिमालय जोन 4 में एक क्योंकि हिमालय भूकंपों से नहीं बना, भूकंपों की वजह से बना है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स सीधी भिड़ रही हैं। 200 से 300 साल से कई हिस्सों में बड़ा भूकंप नहीं आया, मतलब ऊर्जा जमीन के भीतर जमा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं हिमालय में खतरा जोन 5 से भी ज्यादा है। अब BIS ने इसे आधिकारिक रूप से मान लिया। कौन कौन से शहर किस जोन में? जोन 6 अत्यधिक खतरा, अगरतला, भुज, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, लेह, मंडी, पंचकुला, शिमला, शिलोंग। जोन 5 बहुत उच्च खतरा, अमृतसर, जालंधर, करनाल, बहराइच, सहारनपुर, रामपुर। जोन 4 उच्च खतरा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई के कुछ हिस्से। जोन 3 मध्य खतरा, मध्य भारत का बड़ा हिस्सा। जोन 2 कम खतरा, दक्षिण भारत के कई शहर, यानी भारत का 61% हिस्सा भूकंप संवेदनशील है। नया जोन क्यों आया? पुराना सिस्टम क्यों फेल? पुराने मैप प्रशासनिक सीमाओं पर बने थे, गलतियां थी। हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटना गलत था। PSHA ने साफ दिखाया हिमालय में आने वाले भूकंप की ऊर्जा जोन 4 से कहीं ज्यादा है। इसलिए BIS ने कहा अब जरूरत है जोन 4 अल्ट्रा सर्व जोन, जहां निर्माण सबसे कड़े नियमों से हो गए। जोन 1 क्यों हटाया गया? 1980 तक जोन 1 नो रिस्क जोन होता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा धरती पर कोई जगह पूरी तरह भूकंप मुक्त नहीं होती। 1967 के कोयना भूकंप के बाद ये समझ आया जहां खतरा 0 माना गया था वहीं बड़ा भूकंप आ गया। इसलिए जोन 1 खत्म कर दिया गया और सबको कम से कम बेसिक तैयारी में शामिल कर लिया गया। भारत पर इसका असर सबसे बड़ा सवाल। ये मैप जारी होना कोई साधारण घटना नहीं, ये भारत की विकास नीति, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों को बदल देगा। भारत में नया भूकंप मैप जारी किया गया जिसे सामान्य घटना नहीं माना जा रहा। इस मैप में देश के निर्माण नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में बड़े बदलाव आने की संभावना है। नए नियमों के तहत जोन 4 में भवनों का फाउंडेशन 50% मजबूत होगा और स्टील की मात्रा दुगनी करनी होगी। टैंक, छत और बोर्ड का भार 1% से अधिक होने पर एंकरिंग अनिवार्य होगी और पुराने भवनों का रेट्रोफिट करना भी जरूरी होगा। आर्थिक रूप से ये कदम निर्माण लागत में 10 से 20% वृद्धि करेगा और पहाड़ी राज्यों में निर्माण धीमा हो सकता है, लेकिन इससे सालाना 5 से 7 अरब डॉलर की बचत होगी। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल, स्कूल और पुल भूकंप के बाद भी काम कर सके। भारत का नया भूकंप जोन मैप चेतावनी भी है और तैयारी का मौका भी। हिमालय से लेकर दिल्ली तक और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत का बड़ा हिस्सा भूवर्गीय रूप से सक्रिय है। BIS का नया मॉडल पुराने भ्रमों को खत्म करता है और साफ कहता है खतरा जमीन में नहीं, तैयारी में छुपा है। अगर भारत इस मैप को गंभीरता से अपनाए तो आने वाले दशकों में करोड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। फिलहाल जरूरत है जागरूकता की, सुरक्षित निर्माण की और भविष्य की चुनौतियों को समझने की। भारत के नए भूकंप मानचित्र पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। सोचिए आपने एक बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाया और महीने की कमाई किसी और के खाते में चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हाल दुनिया की तेजी से उभरती AI कंपनी परप्लेक्सिटी के साथ हुआ है। आपको बता दें इसने भारत में अपना डोमेन यानी कि परप्लेक्सिटी में ही सुरक्षित नहीं किया और इसके साथ ही इसी एक छोटी सी गलती का ही फायदा उठाकर किसी और ने ही वो डोमेन खरीद लिया।
देखिए खास रिपोर्ट में। आपने एक बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाया और महीने की कमाई किसी और खाते में चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा ही हाल दुनिया की तेजी से उभरती एआई कंपनी परप्लेक्सिटी के साथ हुआ है। परप्लेक्सिटी ने भारत में अपना डोमेन यानी perplexity.in सुरक्षित नहीं किया और इसी एक छोटी सी गलती का फायदा उठाकर किसी ने वो डोमेन खरीद लिया। अब जो भी लोग perplexity.in टाइप कर रहे हैं उनको सीधे गूगल के जेमिनी पर रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हंगामा, टेक वर्ल्ड में हलचल और एआई कंपनियों के बीच ये डोमेन वॉर आखिर कितना बड़ा मामला है, इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जहां हम आपको बताएंगे कि परप्लेक्सिटी की चूक कितनी महंगी पड़ सकती है और क्या ये मामला सिर्फ एक डोमेन का है या एआई की जंग की एक नई शुरुआत। वीओ इंटरनेट के इतिहास में डोमेन स्नैचिंग, साइबर स्क्वॉटिंग और डिजिटल लैंड गैप कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बार एक मामला स्कूल, कॉलेज या लोकल बिजनेस का नहीं बल्कि दुनिया की टॉप एआई कंपनी में शामिल परप्लेक्सिटी का है। परप्लेक्सिटी एक एआई चैटबॉट, न्यूज सर्चिंग और जनरेटिव एआई पर काम करने वाला स्टार्टअप है। कुछ ही महीनों में लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, लेकिन एक गलती और सारी चर्चा टेक्नोलॉजी से हटकर उसकी लापरवाही पर आ गई। भारत में परप्लेक्सिटी ने अपना आधिकारिक लोकल डोमेन perplexity.in सिक्योर नहीं किया था और इसी खाली जगह पर किसी और ने कब्जा कर लिया और जो भी यूजर perplexity.in खोलते हैं उन्हें सीधा गूगल जेमिनी पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। क्या ये कोई टेक्निकल गैप था? क्या ये जानबूझकर किया गया कदम है? जानकारों के मुताबिक मामला बिल्कुल साफ है। परप्लेक्सिटी ने दुनिया को कई देशों में अपना लोकल डोमेन नहीं खरीदा। कंपनी सिर्फ perplexity.ai डोमेन पर चल रही थी और भारत में डोमेन खरीदने वाले शख्स ने अपनी मर्जी से जेमिनी पर रीडायरेक्ट कर दिया। कानूनी रूप से ये रीडायरेक्शन तब तक ट्रेडमार्क कानूनी विवाद में नहीं पहुंचता वैध माना जाता है, यानी परप्लेक्सिटी ने एक मौका छोड़ दिया और किसी ने डिजिटल चौका मार दिया। कई स्टार्टअप डोमेन सुरक्षा को कम महत्व देते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में ये बिजनेस आइडेंटिटी का हिस्सा है। परप्लेक्सिटी जैसी कंपनी से ये गलती हैरान करती है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं परप्लेक्सिटी की सैलरी जेमिनी के अकाउंट में चली गई, एआई प्लेटफॉर्म गलत घर पर पहुंच रहा है, गूगल ने पूरा ट्रैफिक एक झटके में खींच लिया। तकनीकी रूप से ये गूगल की चाल नहीं बल्कि परप्लेक्सिटी की चूक है, क्योंकि रीडायरेक्शन का डोमेन मालिक सेट करता है, सर्च इंजन नहीं। लेकिन आम यूजर्स इस तकनीकी फर्क को नहीं समझ और उनके लिए परप्लेक्सिटी अचानक गायब होता दिख रहा है। डोमेन मैनेजमेंट का इतिहास पुराना है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 2000.com नहीं खरीदा था और उसे बाद में बड़े पैसे देकर खरीदना पड़ा। टेस्ला का tesla.com डोमेन भी कंपनी के पास नहीं था। एलॉन मस्क ने इसे रिपोर्टेडली करोड़ों में खरीदा। गूगल ने भी एक बार गलती से अपना ही डोमेन google.com छोड़ दिया था और उसे तुरंत वापस खरीदना पड़ा। स्टार्टअप्स के लिए ये एक क्लासिक सीख है कि डिजिटल दुनिया में नाम सिर्फ ब्रांड नहीं, एक कीमत प्रॉपर्टी है। भारत में डोमेन विवाद आईटी कानून और ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आते हैं। अगर परप्लेक्सिटी अपने ट्रेडमार्क का हवाला दे तो मामला यूडीआरपी में चला जा सकता है, पर प्रक्रिया लंबी है और रीडायरेक्शन तब तक चलता रह सकता है। परप्लेक्सिटी भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। छात्र, रिसर्च, पत्रकार, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हर जगह इसकी चर्चा है। एआई चैटबॉट में जेमिनी, ओपन एआई, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी की तिकड़ी को एआई की बिग 3 कहा जा सकता था, लेकिन इस गलती में भारत में परप्लेक्सिटी का ग्रोथ कर्व स्लो कर दिया है, क्योंकि जो भी यूजर सही पता डालता है वो सीधे उसके बड़े प्रतिद्वंदी जेमिनी पर चला जाता है। एक्स पर लोग इसे एआई का महाभारत कह रहे हैं। कुछ लोग परप्लेक्सिटी के लिए सहानुभूति जता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये मार्केटिंग की नहीं मैनेजमेंट की गलती है। इस पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। एआई वॉर, टेक्निकल फाउल, डिजिटल हादसा, लोग इसे हर नाम दे रहे हैं। एआई कंपनियों की इमेज टेक्नोलॉजी से बनती है पर गिरती छोटी सी गलती से है। परप्लेक्सिटी का केस इसका ताजा उदाहरण है। परप्लेक्सिटी के पास आगे क्या विकल्प है? कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं डोमेन मालिक से बातचीत कर खरीदना महंगा सौदा हो सकता है। डोमेन मालिक कीमत लाखों करोड़ों में मांग सकता है। यूआईपीओ, यूडीआरपी में केस दायर करना लंबी प्रक्रिया है, रिजल्ट अनिश्चित है।
वहां भी निर्णय समय से लेना होता है, लेकिन परप्लेक्सिटी की ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हर दिन देरी का असर उसके भारतीय यूजर बेस पर पड़ेगा। ये सिर्फ डोमेन का मामला नहीं, एआई का मार्केट शेयर भी दांव पर है। गूगल की जेमिनी और परप्लेक्सिटी एआई के बीच मुकाबला पहले से चल रहा था। सर्च, इमेज क्रिएशन, न्यूज क्वेरी, डीप आंसर, हर क्षेत्र में। लेकिन अचानक एक छोटा डोमेन फैसला इस मुकाबले में एक खिलाड़ी को अनचाहा फायदा दे गया है। टेक एक्सपर्ट कहते हैं डोमेन मैनेजमेंट कंपनियों की एआई युद्ध रणनीति का हिस्सा नहीं था, पर अब ये एक अहम मोर्चा बन गया है। एआई कंपनियां करोड़ों डॉलर टेक पर खर्च करती हैं, लेकिन कभी कभी 500 रुपए के डोमेन की गलती करोड़ों की हानि करवा देती है। परप्लेक्सिटी की गलती सिर्फ एक कंपनी के लिए सबक नहीं, बल्कि हर स्टार्टअप, हर डिलीवरी, हर ब्रांड मैनेजर के लिए चेतावनी है। डोमेन सुरक्षा, डिजिटल पहचान, ब्रांड प्रोटेक्शन, ये सब किसी भी कंपनी की टेक फाउंडेशन का हिस्सा है, और परप्लेक्सिटी उसी फाउंडेशन की कमजोरी झेल रहा है। दुनिया एआई से चलने की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये पूरा मामला एक बहुत पुरानी सीख याद दिलाता है। डिजिटल दुनिया में छोटे से छोटे लापरवाही बहुत बड़ी कीमत लेकर आती है। परप्लेक्सिटी अब यही कीमत चुकाएगा या कानूनी लड़ाई लड़कर अपने डोमेन वापस पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपने देखा एक छोटी सी चूक कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एआई कंपनी में से एक परप्लेक्सिटी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। डिजिटल दुनिया में पहचान सिर्फ तकनीक नहीं, डोमेन से भी बनती है, और उसकी पहचान में सेंध लग जाए तो असर करोड़ों यूजर्स तक जाता है। अब सवाल यह है कि क्या परप्लेक्सिटी एक डोमेन संकट से बाहर निकलेगा, कानूनी लड़ाई, या मोटी रकम देकर अपना नाम वापस खरीदेगा? दोनों रास्ते आसान नहीं हैं। एआई की जंग हर दिन नई दिशा में बढ़ रही है, और अब ये जंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल एड्रेस की भी हो चुकी है। फिलहाल परप्लेक्सिटी के भविष्य पर सबकी नजर है। क्या ये कंपनी अपनी गलती से सीख लेकर वापसी करेगी, या फिर जेमिनी को मिलेगा अनचाहा फायदा, बाजार का संतुलन बदल देगा? फिलहाल खास